हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 9 चैप्टर आगम की अवधारणा फिनिश कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे 10 चैप्टर की तरफ, जिसका की नाम है फर्म का संतुलन। तो मैंने क्या बताया था कि हम यहाँ पर कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसका जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है उससे वो क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर भी यही है, जो हम फर्म का संतुलन पढ़ेंगे तो हमने हमारा 8th चैप्टर पढ़ा था लागत की अवधारणा, फिर हमने हमारा 9th चैप्टर पढ़ा आगम की अवधारणा। तो इन दोनों चैप्टर्स को इंटरकनेक्टेड करते हुए ही आता है हमारा 10 चैप्टर फर्म का संतुलन। तो आप समझ गए होंगे, यदि आपको 10वां चैप्टर यदि आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको अपना 8th चैप्टर और 9th चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना होगा, अच्छे से समझना होगा, तभी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो शुरू करें हम फर्म का संतुलन। बच्चों, फर्म क्या होती है? फर्म एक उत्पादक होती है जो कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है और फिर वह उत्पादन करती है। और उत्पादन कैसा करती है, चाहे वो घरेलू क्षेत्र के लिए करे या उत्पादक क्षेत्रों के लिए ही मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन करे। तो फर्म, जैसा कि हम पहले चैप्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्म का उद्देश्य क्या होता है? अपने लाभ को अधिकतम करना। हमने बात की थी ना कि फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना, उत्पादन को अधिकतम करना और लागत को न्यूनतम करना होता है, यही होता है ना। और फर्म अपना संतुलन वहीं करती है जहां वह अपने लाभ को अधिकतम कर रही होती है, उत्पादन को ना तो बढ़ाती है और ना घटाती है, क्योंकि उसका उत्पादन यदि जहाँ पर वो अपना सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जहाँ पर उसका कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, वहाँ पर उसके लाभ क्या हो जाते हैं, अधिकतम हो जाते हैं, और वहीं वो अपना संतुलन कायम करती है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि फर्म अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में करती है। जो भी संसाधन है, उत्पादन के साधनों के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, उनका उपयोग, संसाधनों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में करती है। फर्म घरेलू और व्यवसाय क्षेत्रों के लिए उपभोग व मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन करती है। हम आगे पढ़ेंगे, जब हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि घरेलू क्षेत्रों में तो किसकी जरूरत होती है? उपभोग वस्तुओं की, और व्यवसायिक क्षेत्रों में जरूरत होती है मध्यवर्ती वस्तुओं की। अब ये उपभोग वस्तुएं कौन सी होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे राष्ट्रीय आय में। ठीक है बच्चों। इसके बाद फर्म का उद्देश्य क्या होता है? लाभ अधिकतमीकरण। जो फर्म है वो अपना उद्देश्य क्या रखती है? हमेशा लाभ को अधिकतम करना, क्योंकि वो उत्पादन ही इसलिए करती है ताकि कि उसके लाभ क्या हो, अधिकतम हो सके। ठीक है बच्चों। अतः फर्म उत्पादन की ऐसी मात्रा उत्पादित करती है जिससे लाभ अधिकतम हो। ठीक है। इस प्रकार फर्म संतुलन में तब होती है जब वह उत्पादन मात्रा को न बढ़ाती है और न ही घटाती है। यही बात बार बार कही जाएगी कि फर्म अपना संतुलन कहाँ करती है? जहाँ उसके लाभ अधिकतम हो। वह उत्पादन मात्रा को न बढ़ाती है और न घटाती है, अर्थात वह सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच जाता है, संतुष्टि की जो अवस्था होती है उस पे पहुंच जाता है, वहां पर वो अपना उत्पादन करती है। लेकिन यदि फर्म को लगता है कि ये उसे और अधिक लाभ हो सकता है तो वह उत्पादन को बढ़ा भी सकती है और या फिर घटा भी सकती है। ठीक है बच्चों, कि फर्म को यदि भविष्य में और अधिक लाभ के अवसर दिखते हैं तो वह उत्पादन की मात्रा को घटा और बढ़ा भी सकती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फर्म को लाभ अधिकतम करना होता है, और हमें क्या ज्ञात करना है कि फर्म अपना लाभ कहाँ अधिकतम करेगी। तो इसके लिए आपको, हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था लागत की अवधारणा और 9th चैप्टर में पढ़ा था हमने आगम की अवधारणा। तो हमें फर्म के जो लागत वक्र हैं और जो फर्म के आगम वक्र हैं उनकी जानकारी, और लागत क्या होता है, आगम क्या होता है, उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी हम फर्म का लाभ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि फर्म का लाभ ज्ञात करने के लिए उसके आगम व लागत की जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है। अब सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आगम क्या होती है और लागत क्या होती है। हम पढ़ तो चुके हैं और मुझे यकीन है कि आपने आगम और लागत वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें फिट भी हो गई होगी कि अब हमें क्या करना है। तो आगम की परिभाषा आपको आ गई होगी कि क्या होता है? उत्पादित जो वस्तुएं हैं उसको बिक्री करने के बाद उत्पादक को जो राशि प्राप्त होती है, जो आय प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आगम या रेवेन्यू कहते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्म द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करने पर जो प्राप्त राशि है
हम इसको ज्ञात कैसे करते हैं कि जो हमने उसकी कीमत रखी है, किसकी, वस्तु की कीमत रखी है, और साथ में जो उसकी मात्रा उत्पादित की है, जैसे हमने वस्तु की कीमत 1, 2, 3, 4 जो भी रखी हुई है और हमने उसकी जितनी मात्रा बेच दी, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ज्ञात होता है आगम, P इंटू क्यू। ठीक है बच्चों, अब मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये आगम वाले लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, याद है ना। तो हम इसमें यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं आगम का, R बराबर P इंटू क्यू, कीमत इंटू मात्रा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला हो गया P इंटू क्यू। ये चीज़ हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं वो इसीलिए ताकि हम आगे जाके जो विधियाँ पढ़ेंगे फर्म के लाभ ज्ञात करने की, तो आपको पता हो कि आगम क्या था और लागत क्या थी। अब आगे के लिए हम देखते हैं लागत क्या होती है। तो उत्पादन के साधनों पर जो भी व्यय होता है, जो कि फर्म को वहन करना पड़ता है, वही क्या होती है, लागत होती है। याद है ना, कॉस्ट। तो यही यहाँ पर है कि लागत क्या होती है, उन सभी व्ययों को शामिल किया जाता है जिन्हें फर्म उत्पादन करने में करती है। कोई भी कॉस्ट, कच्चे माल की कॉस्ट है, या फिर हम ये माने कि उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, जिस पर जो भी खर्चा किया जाता है, ये सभी चीज़ें होती हैं लागत। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि आगम और लागत ये दोनों किस तरीके से लाभ व हानि को बताते हैं। तो आगम और लागत जो दोनों है, उन दोनों का अंतर ही क्या होता है, लाभ या हानि। अब आप समझ जाओ ना कि किसी भी वस्तु है उसको यदि बेचा जाता है तो जो आय प्राप्त होती है वो तो हो गई आगम, और हमने उस वस्तु को बनाने में जो हमारी रकम लगी है वो क्या हो गई, लागत। तो यदि आय ज़्यादा हुई तो इसका मतलब क्या हो गई, लाभ हो गया, और यदि आय कम हुई और लागत ज़्यादा हुई तो क्या हो गई, हानि। तो समझ में आ गया होगा कि आगम यदि ज़्यादा है लागत से तो हो गया लाभ, और यदि लागत ज़्यादा है किससे, आगम से, तो क्या हो गई, हानि। नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यदि आगम ज़्यादा है लागत से तो लाभ, और आगम कम है लागत से तो हानि। जैसा कि मैं मान लूँ ये पेन है, अब ये पेन को मुझे बनाने में लग गए 10 रुपये। कितने लग गए, ये फैक्ट्री में उत्पादित हुआ तो लग गए 10 रुपये। अब यदि मुझे इस पेन की कीमत मार्केट में यदि बेचने पर 12 रुपये मिलती है, कितनी, 12 रुपये, इसका मतलब इसकी आगम तो क्या है, ज़्यादा, आय ज़्यादा है, जबकि लागत क्या है, कम। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा प्रॉफिट, P। ठीक है, अब यदि मैं मानूं कि मुझे 10 रुपये इसको बनाने में लग गए, लेकिन इसकी मार्केट में जो प्राइस है वो मुझे मिल रही है 8 रुपये। आय कितनी मिल रही है, 8 रुपये। मैंने बनाने में इसको 10 रुपये लगा दिए, अर्थात जो भी उत्पादन के साधनों पर व्यय किया उसमें मुझे 10 रुपये लग गए, लेकिन इसको मैं मार्केट में बेच रही हूँ तो मुझे केवल 8 रुपये मिल रहे हैं, अर्थात मेरी लागत तो ज़्यादा हो गई लेकिन आय क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर होगा, ये तो हो गया प्रॉफिट, और यहाँ पर होगा लॉस। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगम ज़्यादा जहाँ, लागत कम, वहाँ पर लाभ, और जहाँ आगम कम और लागत ज़्यादा, वहाँ पर हो गई हानि। ठीक है बच्चों, अब ये आगम और लागत इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम किस तरीके से किसी फर्म के लाभ को जानते हैं, तो उसके लिए दो विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। एक तो होती है कुल लागत और कुल आगम विधि, और दूसरी विधि होती है सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि, जिसके बारे में हम लागत और आगम वाले लेसन में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कुल लागत किसे कहते हैं और कुल आगम किसे कहते हैं, सीमांत लागत किसे कहते हैं और सीमांत आगम किसे कहते हैं, और इनके द्वारा ही फर्म का लाभ या हानि ज्ञात की जाती है। ठीक है बच्चों, कि साम्य कीमत या उत्पादन वह मात्रा है जहाँ फर्म अधिकतम लाभ अर्जित कर रही होती है। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फर्म अधिकतम लाभ कहाँ अर्जित कर रही होती है, जहाँ पर वो लाभ अर्जित कर रही होती है अधिकतम, वहीं पर वो अपनी कीमत और अपनी मात्रा का निर्धारण करती है, क्योंकि वो उसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ अर्जित करना। फर्म के संतुलन की दो विधियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्म अपने संतुलन के लिए दो विधियां प्रयोग में ला सकती है। एक तो है कुल आगम और कुल लागत विधि, जिसे हम कुल के नाम से भी बोल सकते हैं, लागत और आगम तो वही है। इसके बाद जो दूसरी विधि है वो है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि, जिसे हम सीमांत का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, कुल आगम व कुल लागत विधि, सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि। तो बच्चों, हमने क्या जाना, फर्म के संतुलन का अर्थ बढ़ाना, जिसमें हमने जाना कि फर्म अपना संतुलन वहाँ करती है जहाँ वह अपने लाभ को अधिकतम कर रही होती है, उत्पादन को ना तो बढ़ाती है और ना ही घटाती है, लेकिन यदि भविष्य में उसको लाभ के अवसर देखते हैं तो वह उत्पादन को घटा बढ़ा सकती है। और फर्म के संतुलन के लिए लागत का और आगम का जानना बहुत अति आवश्यक है, जो कि हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। फर्म अपने संतुलन के लिए दो विधियां प्रयोग में लेती हैं, एक तो कुल लागत
और कुल आगम विधि, और दूसरी है सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुल लागत और कुल आगम विधि, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करनी है और फर्म के संतुलन का अर्थ जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि फर्म के संतुलन का अर्थ बताइए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।